ठीक है, किसी को केस करना है तो कंपनी के ऊपर केस करेगा। मानस ध्यान से सुनना, तूने जो बात बताया ना उसी का एक्सटेंशन है ये कॉर्पोरेट वेल की थ्योरी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, पर और ये डायरेक्टर्स या मेंबर्स बोल सकते हैं कि हम हमारी तो लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसा अभी मानस ने बताया कि हम तो उतने के लिए ही रेस्पॉन्सिबल हैं जितनी हमारी लाइबिलिटी है। लेकिन सर ये पर्दा जो है ना, इसे कहते हैं कि ये पर्दे को मानने से इनकार कर दिया जाएगा। इसको दो टर्म्स बोली जाती है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये पर्दा उठ जाता है। जब पर्दा उठ जाता है तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एक ही हो जाएगा ना। कभी आप लोगों ने कोई स्टेज शो देखा होगा या फिर कोई स्टेज प्रेजेंटेशन टाउन हॉल्स में जाके देखी होगी, तो स्टेज के सामने पर्दा, उसके बाद यहाँ पर दर्शक बैठे हुए हैं, यहाँ पर परफॉर्मेंस होती है। जब पर्दा उड़ जाता है तो ये पूरा सिनेरियो एक ही बन जाता है। तो यदि यदि कंपनी के डायरेक्टर्स या मेंबर्स ने कंपनी के नाम पे फ्रॉड कर दिया, लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए और वापस पैसे दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है, फ्रॉड करने के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए, फिर जब फ्रॉड सामने आया तो बोले फ्रॉड तो कंपनी ने किया है, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, फ्रॉड तो कंपनी ने किया है, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, हाउ आर वी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। सर असल में घोटाले करने वाले तो तुम ही थे, क्योंकि ये तो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का खुद का दिमाग तो होता ही नहीं है, दिमाग तो तुम ही लोगों का चल रहा था। इसीलिए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो तो ये कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, एक्चुअल में डिसीजन लेने वाले आप ही थे, तो एक्चुअल में फ्रॉड करने वाले आप ही थे, ठीक है। तो हम इस पर्दे को मानने से इनकार कर देंगे, इस पर्दे को ऊपर उठा देंगे, जिससे ये एक ही प्रतीत हो, एक ही समझ में आए कि कंपनी और डायरेक्टर्स या मेंबर्स एक ही हैं, करने वाले एक ही हैं, ठीक है। तो मेंबर्स का गला पकड़ा जा सकता है, डायरेक्टर्स का गला पकड़ा जा सकता है, वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि कंपनी अलग है, फ्रॉड उसने किया, जाके उसको पकड़ो, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, हमारी तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। तो उस केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, इस पर्दे को लिफ्ट कर दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा और दोनों को सेपरेट मानने से मना कर दिया जाएगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। पियर्सिंग का मतलब होता है खड्डा कर देना, ठीक है। तो यदि ये जो पर्दा है बीच में, इसमें मैं यूं खड्डा कर दूं तो मुझे आर पार दिखने लग जाएगा कि सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एक ही बात है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को मानने से मना कर देना इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। क्योंकि हमको सही में असलियत देखनी पड़ती है कि पीछे हुआ क्या। अब समझ में आ गया क्या आप सब लोगों को कॉर्पोरेट वेल? बोलो हाँ या ना। यस सर। प्रियांशु या मोहित अग्रवाल, कोई डाउट है तुम लोग को? नो सर। मोहित तेरे को? नहीं सर। ठीक है, तो हाथ नीचे कर लो। चलिए, अब ये तो समझ लिया। तो हम लोगों को 5 ऐसे इंस्टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट कौन से केस से आया, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, कि हाँ अलग अलग होते हैं, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी ऐसा करके एक केस था। फिर उसके बाद में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, और इसके अंडर ये 5 केसेस प्लस हर केस का 5 सिचुएशंस और प्लस हर सिचुएशन का एक केस लॉ, तो टोटल 5 सिचुएशंस और उनके केस लॉ। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट समझाइए, व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द 5 इंस्टेंसेस ड्यूरिंग व्हिच द कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। ये वो पर्दे को उठाया जा सकता है, दोनों को अलग अलग मानने से मना किया जा सकता है क्योंकि हमको असलियत देखनी है, ठीक है। तीसरा, किसी भी एक सिचुएशन पे केस स्टडी बना के दे सकते हैं, इन 5 में से किसी भी एक सिचुएशन पे केस स्टडी बना के दे सकते हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा अरे ये तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का क्वेश्चन है, तो वो और उससे रिलेटेड जो केस लॉ है वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग पढ़ना चालू करते हैं।
कृष्णा। हाँ सर. Corporate veil. Corporate veil refers to a legal concept whereby the company is identified separately from the members of the company. कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, की कंपनी और उसके जो मेंबर्स हैं ये सेपरेट लीगल, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट है फ्रॉम द मेंबर्स। ठीक है, पर्दा पड़ा हुआ है दोनों के बीच में। वो पर्दा क्या बोलता है कि लेफ्ट साइड वाले अलग हैं और राइट साइड वाले अलग हैं। ऐसा मत लिख देना एग्जाम में लेफ्ट साइड वाले अलग है राइट साइड वाले अलग हैं। आपको क्या लिखना है कि कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर टू डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी। आगे कृष्णा। The term corporate veil refers to the concept that members of a company are shielded from liability connected to the company's action. If the company incurs any debts or contravenes any laws, the corporate veil concept implies that members should not be liable for those errors. In other words, they enjoy corporate insulation. देखो, जैसा मानस ने अपने को बताया था कि सर ये यही बोलता है कि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। किसकी? मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है। उससे ज्यादा क्या है सर? सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कंपनी अपने कामों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। ठीक है, मेंबर्स को उसकी लाइबिलिटी के लिए परेशान नहीं किया जा सकता, उसके एरर्स के लिए परेशान नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है दैट मेंबर्स एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे ये बिजली का तार है, ये बिजली का जो तार है इसके ऊपर कॉपर का तार है, इसके ऊपर एक रबड़ चढ़ा हुआ होता है ना, ताकि बिजली तो इस तार के ऊपर से बह जाए और उसको कवर कौन कर ले? वो रबड़ वाला इंसुलेटर। इंसुलेशन का मतलब होता है अब आप जब इस तार को पकड़ेंगे तो आपके हाथ में झटका नहीं आएगा क्योंकि बीच में एक इंसुलेटर है, रबर। ठीक है, तो आप सभी के घर में कभी ना कभी इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ होगा, तब आपने देखा होगा कि बिजली कॉपर के ऊपर इंसुलेटर रबर चढ़ा हुआ होता है जिससे कि अंदर की चीज बाहर नहीं आए, मतलब उसके बीच में आपके हाथ और बिजली के बीच में एक सेपरेट चीज रह जाए। ठीक है सर, तो अब समझने वाली बात क्या है भाई? समझने वाली बात इतनी सी है कि कॉर्पोरेट इंसुलेशन भी देखो कितना प्यारा वर्ड काम लिया है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या कॉर्पोरेट इंसुलेशन। जितना डिटेल में पढ़ के ध्यान रखोगे उतना समझ में कैसे भी एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करे तुम घूमना मत। तो सर ये कंपनी और ये कंपनी के मेंबर्स जो है इनके बीच में एक कॉर्पोरेट इंसुलेशन होती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, आगे कृष्णा। Thus, the shareholders are protected from the acts of the company. वेरी सिंपल, शेयरहोल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। अब केस आया था, ये कौन से केस से निकल के आया सर? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड से कंसेप्ट निकल के आया कॉर्पोरेट वेल का। तो सर जब भी कॉर्पोरेट वेल का थ्योरी या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए इस केस का नाम तो मेंशन होना ही चाहिए। और यदि वो 5 सिचुएशन जहां पर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है उसमें से कोई सिचुएशन आई है तो उससे कोरिलेटेड केस का भी नाम मेंशन किया जाना चाहिए, दोनों मेंशन किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट कहां से आया? पहले तो आप ये मेंशन करेंगे कि सर सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी से आया। दूसरा आप क्या मेंशन करेंगे कि कॉर्पोरेट वेल कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की ये वाली सिचुएशन है, इसमें ये वाला केस लॉ लगता है। तो दोनों केस लॉ मेंशन कर देना। मेंशन करना 1-1.5 मिनट का काम है, नहीं मेंशन किया तो ज्ञान होते हुए भी नंबर नहीं ले पाओगे क्योंकि ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया। तो आइए पढ़ते हैं ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी केस क्या है। कृष्णा पढ़ना चालू कर। The Solomon versus Solomon and Company Limited laid down the foundation of the concept of corporate veil or independent corporate personality. In Solomon versus Solomon and Company Limited, the House of Lords laid down that a company is a person distinct and separate from its members. In देखो this case, इसमें one Solomon in सेपरेट लीगल एंटिटी का वर्ड जहां पर भी आए, केस लॉ सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब इंग्लैंड में उस समय जो जजेस थे, लेड डाउन दैट द कंपनी इज अ पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये कहां से आया? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। आगे। In this case, one Solomon incorporated a company named Solomon and Company Limited with 7 subscribers consisting of himself, his wife, 4 sons, and 1 daughter. This company took over the personal business assets of Solomon for 38,782 euros, and in turn, Solomon took 20,000 shares यूरो of नहीं 1 है, ये euro each. पाउंड है। पाउंड है हाँ? Sorry, sir.
£1 each. Debentures worth £10,000 of the company with charge on the company's assets and the balance in cash. His wife, daughter, and 4 sons took up £1 share each. Subsequently, the company went into liquidation due to general trade depression. The unsecured creditors, to the tune of £7,000, contended that Solomon could not be treated as a secured creditor of the company in respect of the debentures held by him, as he was the managing director of one-man company, which was not different from Solomon, and the cloak of the company was a mere sham and fraud. It was a fraud. अभी रुक जाए यहाँ पर, ठीक है। केस में क्या हुआ था, देखो एक आदमी था सोलोमन नाम का, ये है ना अपने पर्सनल लेवल पे ही काम करता था, जैसे कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हुई, या फिर आपके घर में कोई काम करते हैं ना, ठीक है, यूं ही छोटा मोटा धंधा कर लिया तो ठीक है सर। तो इसने अपने पर्सनल बेसिस पे काम चालू किया, पर्सनल बेसिस पे जो काम चालू किया हुआ था वो बढ़ता गया। तो इस भाई ने क्या किया, एक सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड करके एक कंपनी बनाई। क्या क्या बनाई, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसमें कि 7 जने मेंबर्स थे। कौन थे सर, एक तो खुद सोलोमन था, एक उसकी वाइफ थी नंबर 2, 2 जने हो गए, 4 सन्स हो गए, 6 जने हो गए, और एक डॉटर हो गई, 7 जने हो गए। अब इसने शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रखा था, देखो अभी डिस्कस करते हैं। दिस कंपनी टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट्स ऑफ सोलोमन फॉर पाउंड्स 38,782। इतने रुपए के लिए 38,782 रुपीज, ये रुपीज नहीं सॉरी पाउंड्स में सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने सोलोमन का धंधा टेक ओवर कर लिया, ठीक है। बदले में सोलोमन को क्या मिला, इस 38,782 पाउंड में से सोलोमन टुक 20,000 शेयर्स ऑफ पाउंड्स 1 ईच। अब कंपनी ने सोलोमन का धंधा लिया है भाई, तो कंपनी बदले में उसे कुछ देगी ना, तो क्या दिया सर, सोलोमन टुक 20,000 शेयर्स ऑफ पाउंड्स 1 ईच, यानी 20,000 पाउंड्स तो इस रकम में से यहां से ले लिए, ठीक है, बदले में शेयर्स इशू करा लिए। डिबेंचर्स वर्थ पाउंड्स 10,000 ऑफ द कंपनी विद चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स, यानी कि 10,000 पाउंड्स के डिबेंचर्स लिए। डिबेंचर और शेयर्स के बीच में आपको फर्क पता है ना, यू ऑल ऑफ यू बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स, शेयर्स और डिबेंचर्स में फर्क पता है या नहीं पता है, जल्दी बताइए। 11th क्लास के स्पेशली जो है उनसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया ओनरशिप, शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप, वेयर एज डिबेंचर्स रिप्रेजेंट डेट, उधारी। यहाँ ओनरशिप नहीं मिलती है, यहाँ पर तो आपने जो पैसा दिया है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी इंटरेस्ट चुकाती है आपको। और यहां पर क्या है, शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप। तो सोलोमन ने क्या किया, 20,000 तो शेयर्स ले लिए खुद ने, प्लस सोलोमन ने खुद क्या किया, 10,000 पाउंड्स के डिबेंचर्स खुद को इशू करा लिए। सर कैसे डिबेंचर्स इशू कराए, सर सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कराए, सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कराए, अभी बताता हूं। प्लस सर 38,000 और कुछ रुपए थे ना, बाकी बचे हुए 8,000 और कुछ पाउंड्स जो थे, वो बैलेंस जो है सोलोमन ने खुद को कैश में इशू करा लिया कंपनी से। इतना कैश, इतने रुपए के डिबेंचर्स, इतने रुपए के शेयर्स, ठीक है, बैलेंस कैश में इशू करा लिया। और इस तरीके से सोलोमन ने अपने जो धंधा था वो सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया, और बदले में कंपनी ने इसको ये 3 चीजें दी। अभी तक की सिचुएशन क्लियर हुई या नहीं हुई बताइए, तो आगे समझाऊं। यस सर। अब ध्यान से सुनना, being a student of commerce we all know that debentures nothing but debt, ठीक है। डिबेंचर्स को कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ₹100, 10% डिबेंचर्स ऑफ 10 years, यानी कि 100 रुपए का एक डिबेंचर है, हर साल आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। कितने सालों के लिए ये डिबेंचर है सर, 10 सालों के लिए है। 10 साल बाद कंपनी से रिडीम कर देगी और 100 रुपए आपको आपका वापस दे देगी, और 10 सालों तक हर साल 100 रुपए पे 10% कितना होता है सर, 10 रुपए का इंटरेस्ट हर डिबेंचर के पीछे आपको देगी। सो इस तरीके से डिबेंचर्स को लिखा जाता है। डिबेंचर्स 2 तरीके के होते हैं,
यानी कंपनी जब उधार लेती है और डिबेंचर्स इशू करती है आपको, तो एक तो होता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। क्या ये पता है आपको, हाँ या ना? किसी को नहीं पता हो तो बताओ मेरे को, हाथ खड़े करो नहीं पता है तो। 11th जीत पटेल, शैली शाह, ठीक है। चलो मैं समझ गया, अपने को कवर करना है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स दो चीजें होती हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होता है, देखो ये राम है और ये श्याम एंड कंपनी है। श्याम एंड कंपनी को पैसा उधार पे चाहिए था, तो उधार में जब अपने को पैसा चाहिए होता है तो अपन क्या इशू करते हैं सर, डिबेंचर्स इशू करते हैं, ठीक है। डेट, डिबेंचर्स में एक वर्ड डेट आ रहा है ना, वो इशू करते हैं, ठीक है। अब राम ने कहा चलो मैं तुम्हारे डिबेंचर्स इशू करके मेरे नाम से लेके, और मैं तुमको उधार पैसा 10 लाख रुपए की जरूरत है मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे एक डाउट है कि तुम पैसा चुका पाओगे या ना चुका पाओगे, ठीक है। मेरे मन में भी तो पैसा देते हुए बैंक्स वगैरह कोई भी पैसा देखता है ना, वो पूरा अपना चेक करती है कि तुमको पैसा देने लायक तुम हो या नहीं हो, चुकाने की क्षमता है या नहीं है, ठीक है। राम ने कहा यार मेरे मन में डाउट है कि मेरा पैसा डूब नहीं जाए, तो एस एंड श्याम एंड कंपनी ने बोला चलो एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं, आपको डिबेंचर्स नहीं, आपको सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करता हूं, जो कि सिक्योर्ड है, आपका पैसा डूबेगा नहीं। कैसे सर, कि मैं जो भी आपको डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं ना, मेरे पास में है ना शहर के बीचों बीच 2 फैक्ट्री, एक ऑफिस की बिल्डिंग और एक मेरा रिटेल आउटलेट है। तो मैं ये 2 फैक्ट्रियां, इन फैक्ट्रियों की कीमत आज के टाइम में 15 लाख रुपए है, मैं आपसे उधार ले रहा हूं 10 लाख रुपए का, ठीक है। तो यदि मैं ये 10 लाख रुपए आपको नहीं चुका पाया, तो मैं आपको सिक्योर डिबेंचर्स इशू करता हूं, जिसका मतलब है कि मैंने अपनी 2 फैक्ट्रियों पे चार्ज क्रिएट कर दिया है। ये चार्ज इलेक्ट्रिसिटी वाला चार्ज नहीं है, ये चार्ज है कि यदि श्याम एंड कंपनी राम को वापस 10 लाख रुपए नहीं चुका पाई, तो राम को कहां से पैसा चुकाया जाएगा, ये चार्ज जिस प्रॉपर्टी पे क्रिएट हुआ है उसको बेच के राम को उसका पैसा चुकाया जाएगा। तो ये इस तरीके से ये डिबेंचर्स सिक्योर्ड हो गए, राम का पैसा कहीं डूबने की का कोई खतरा नहीं है। और जैसा राम ने ऐसे ही पैसा दे दिया, उसने चांस ले लिया कि ठीक है पैसा आ जाएगा, बदले में किसी चीज पे चार्ज क्रिएट नहीं करवाया, तो ये डिबेंचर्स कैसे हो गए सर, अनसिक्योर्ड है। कल को राम का पैसा डूब भी सकता है, दीज आर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। दोनों तरीके के डिबेंचर्स और डेट में फर्क समझ में आया, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स? अमीश, Yes, sir. शैली, जीत, हाँ सर। ठीक है, ध्यान Yes, रखना। sir. हालांकि इट इज अ टॉपिक ऑफ अकाउंटेंसी, बट चूंकि हमारा केस ऐसा आ गया इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो अब हमारे सोलोमन भाई साहब ने क्या किया, एक तो 20,000 पाउंड्स के शेयर लिए, एक 10,000 रुपए के कंपनी से सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कराए खुद को, और बाकी का पेमेंट कैश में लिया। अब कहानी क्या हुई, आगे डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन मतलब आप सभी समझते हैं, मुंबई में रहने वाले हैं, फाइनेंशियल डिप्रेशन आ गया। सोलोमन एंड कंपनी का काम धंधा चला नहीं, सोलोमन एंड कंपनी डूबने की कगार पे आ रही है, काम धंधा नहीं चला। तो अब क्या हुआ, एक तो ये आदमी है सोलोमन, जिसको कंपनी ने सिक्योर डिबेंचर्स इशू किए थे। दूसरा, इसके अलावा और भी लोगों को, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड को कंपनी ने अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए थे, ठीक है। ये अपने पैराग्राफ में अपन ने पढ़ा है, दूसरों को आई एम सॉरी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए थे। अब क्या हुआ, जब कंपनी पैसे वापस देने लगी, तो सर सिक्योर्ड डिबेंचर्स होल्डर्स का राइट पहले होता है पैसा वापस पाने का, फिर जो पैसा बचता है उसमें से अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स को चुकाया जाता है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है, पहले तो हमें सिक्योर्ड वालों को चुकाना पड़ेगा। तो एक्स को, वाई को, जेड को, बाकी के जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स थे उनको एतराज हुआ, बोला ये कोई अलग अलग थोड़ी है सोलोमन एंड कंपनी, सोलोमन की ही तो कंपनी है, ये सारे शेयर्स करीब करीब एक तरीके से इसी के पास में, मेजॉरिटी शेयर्स इसी के पास में, वाइफ और बच्चे तो दिखाने के लिए है, ठीक है, धंधा भी इसी का कंपनी ने लिया, ठीक है, बदले में इसको दिया। तो सर
सोलोमन और सोलोमन एंड कंपनी कोई अलग अलग नहीं है, इसलिए हमको पहले पैसा दिलाया जाए। ठीक है, ये तो इधर की कंपनी एक जेब से दूसरी जेब में पैसा डाल देगी, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। हमको पहले पैसा दिलाया जाए क्योंकि ये दोनों एक ही है। तो कोर्ट ने या हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस दलील को मानने से मना कर दिया। क्यों सर? उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट होता है जहां पर कंपनी और उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग हैं, वो अलग अलग हैं बेटा। इसलिए हम तुम्हारी दलील नहीं मानेंगे कि कंपनी और उसके मेंबर्स एक ही होते हैं, इसलिए पहला हमको चुकाया जाए। ठीक है, हम ये मानने से मना करते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट है, दोनों अलग अलग हैं, बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। पहले तो सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स को, जो कि मेंबर ही सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर है, उसी को पैसा चुकाया जाएगा, बाद में बचेगा तो तुमको मिलेगा। So this is the complete case of Solomon versus Solomon and Company Limited। ठीक है, ये देखो 7,000 पाउंड्स के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, उन्होंने कंटेंट किया that Solomon could not be treated as a secured creditor of the company in respect of debentures held by him as he was the managing director of a one man company which was not different from Solomon। ठीक है, वो सोलोमन से अलग नहीं थी। और बस कंपनी का फॉर्मेट दे देना बस एक शैम था। शैम था मतलब बस घुमाने की बातें हैं, इसके घुमाने में मत आइए, पहले हमको पैसा दिलवाइए। ये दोनों एक ही है। कोर्ट ने साफ मना कर दिया, नहीं भाई, कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट होता है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए पहले तो सिक्योर्ड डिबेंचर, भले ही वो सोलोमन खुद ही क्यों नहीं हो, उसी को पैसा चुकाया जाएगा। बोलो सर, केस समझ में आया? तो जो जज ने बोला वो आगे पढ़ते हैं अपन। समझ में आया? Yes, sir. अरे इतनी बढ़िया कहानी सुनाई, सो गए क्या सब लोग? Yes, sir. प्रियांशु, समझ आ गया? सर हाँ हाँ हाँ। याद रह जाएगा केस का नाम और सिचुएशन का नाम, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये केस का नाम ध्यान रहना चाहिए। अब ये मैकॉरे केस, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, कॉर्पोरेट वेल, मैकॉरे केस, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, ये सब ध्यान रखने हैं अपने को। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। कृष्णा फटाफट ये जज का स्टेटमेंट पढ़, 2 मिनट बचे हैं तेरे पास में। It was held by Lord MacNaughton. The company is at law, a different person altogether from the subscribers to the memorandum, and thought it may be that after incorporation the business is precisely the same as it was before, and the same persons are managers, and the same hands receive the profits. The company is not in law the agent of the subscribers or trustees for them, nor are the subscribers as members liable in any shape or form, except to the extent and in the manner provided by the Act. सर दोनों अलग अलग हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स भी भले ही जो पहले वो काम कर रहे थे उनको मिल रहे हैं एज अ शेयर होल्डर। कंपनी जो है पहले जैसी ही थी, मैनेज भी वही लोग कर रहे हैं, लेकिन मैनेजर या डायरेक्टर की कैपेसिटी में जो पहले पर्सनली कर रहे थे। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी तो कंपनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट है। आगे पढ़। Thus, this case clearly established that company has its own existence, and as a result, a shareholder cannot be held liable for the acts of the company, even though he holds virtually the entire share capital. The whole law of the corporation is in fact based on this theory of separate corporate entity. सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी, पूरा का पूरा कंपनी का कानून ही इसी बेस पे बना हुआ है कि कंपनी तो सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी है, कॉर्पोरेट वेल है, पर्दा है दोनों के बीच में। इसलिए जजेस ने बिल्कुल सही बात बोली। ठीक है भाई। नाउ the question may arise whether this corporate veil of corporate personality can be lifted or pierced। lifting of corporate veil या piercing of corporate veil की बात हो रही है, तो क्या ये किया जा सकता है? हाँ सर, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 5 मतलब अराउंड 5 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर ये सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉर्पोरेट वेल को कंसेप्ट को मानने से मना किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी सिचुएशंस है। नया लिंक भेज रहा हूं, उस पे ज्वाइन करना फटाफट विद इन अ मिनट।